नमस्ते बच्चों। भीड़ में खोया आदमी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से मैं इस चैप्टर को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और साथ ही आपके ये बहुत काम भी आएगा। आप इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। पहला प्रश्न है कि बाबू श्यामलाकांत के किस बेटे को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। बाबू श्यामलाकांत के किस बेटे को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, यह पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, सुमंत और दीनानाथ। सुमंत और दीनानाथ। तो इन दोनों ऑप्शंस में से, इन दोनों विकल्पों में से आप पाएंगे कि सुमंत इसमें से वह बेटा है जो राशन की दुकान में गया था। राशन की दुकान में गया था। तो दीनानाथ को अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। आपको कैसे समझ में आता है कि दीनानाथ को नौकरी नहीं मिली थी? क्योंकि जब हरिद्वार स्टेशन पर वह लेखक को जब वहां पर वह रिसीव करने गया था, उनको लाने गया था, तब उसने वहीं पर उन्हें बताया था। उन्हें उन्होंने उससे उन्हें उन्हें दीनानाथ ने यह जानकारी दी थी कि वह पढ़ा लिखा है पर पढ़ा लिखा बेरोजगार है। उसने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रोजगार कार्यालय में अपना नाम भी लिखवा दिया है, पर वहां के अधिकारी ने कहा है नौकरी मिलने की कोई आशा मत रखना, यानी उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। दूसरा प्रश्न है, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। इस वाक्य के वक्ता और श्रोता कौन है? तो जब ये बाबू श्यामलाकांत के घर पर लेखक जाते हैं और जब उनकी पत्नी से वे मिलते हैं, तो वे पाते हैं कि जब उन्होंने उसे बहुत पहले देखा था, कुछ वर्षों पहले देखा था, और आज जब वे उसे देख रहे, तो उनमें जमीन आसमान का अंतर उन्हें नजर आता है। और वे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। फिर उन्हें कहते हैं कि आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? तब वो कहती है कि इतना बड़ा परिवार है। आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा, आपने देखा कि कितने सारे बच्चे हैं बाबू श्यामलाकांत जी के। दो तीन बच्चे पल्लू पकड़ कर खड़े हैं, एक सुमंत बाजार गया है, एक बेटी की शादी होने वाली है, एक बेटा दीनानाथ है। तो करीब 8 से 9 बच्चों की यहाँ पर चर्चा की गई है, 8 बच्चों की। तो इसीलिए वो कहती है कि भाई साहब, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई रोज बीमार रहता है। तो इसके वक्ता है, इस वाक्य की वक्ता है बाबू श्यामलाकांत जी की पत्नी, और श्रोता स्वयं लेखक है। श्रोता स्वयं लेखक है। इसके ये चैप्टर क्रमांक कौन सा है हमारा, आपको अगर याद होगा तो ये भीड़ में खोया आदमी है, और ये चैप्टर क्रमांक 8 है, और इसके लेखक है श्री लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, लेखक कितने दिन पहले आरक्षण के लिए गए थे? तो लेखक 15 दिन पहले आरक्षण के लिए गए थे। कहां पर जाना था उन्हें? लेखक को कहाँ जाना था? लेखक को जाना था हरिद्वार। कौन है लेखक? लेखक स्वयं इस कहानी, मतलब ये कहानी कहिए या लेख कहिए, इसके पात्र भी हैं। और इसमें वे डायलॉग कह भी रहे हैं, संवाद भी कह रहे हैं। और उन्हें जाना था अपने मित्र बाबू श्यामलाकांत जी की जो बड़ी बेटी थी, उसके विवाह में शामिल होने के लिए उन्हें हरिद्वार जाना था, और इसीलिए उन्हें टिकट कराना था, और इसीलिए वे वहां पर गए थे, और 15 दिनों पहले गए थे, पर उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए ब्लैंक से ही लोगों की 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया, तो पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। लेखक कहाँ जा रहा था और क्यों? तो लेखक के करीबी मित्र बाबू श्यामलाकांत जी की बेटी की शादी थी, और लेखक विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जा रहा था। लेखक के करीबी मित्र बाबू श्यामलाकांत जी के बेटे की शादी थी, और लेखक विवाह में शामिल, तो उनके बेटी की शादी थी, बेटे की शादी नहीं थी बल्कि बेटी की। तो ये वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट है यहाँ। अगला प्रश्न, लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी का जन्म कब हुआ था? अगर हम इसमें देखेंगे, वैसे आईसीएसई ये सारे प्रश्न नहीं पूछता है, पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1 जनवरी 1919 को हुआ है। यह उत्तर सही है। भीड़ में खोया आदमी इस पाठ के लेखक कौन है? तो भीड़ में खोया आदमी इस पाठ के लेखक हैं श्री लीलाधर शर्मा पर्वतीय। अब अगला प्रश्न है कि बाबू श्यामलाकांत जी के कितने बच्चे थे? तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी थी, ये एक है। दूसरा है जो इन्हें लेने के लिए स्टेशन पर गया था, ये दूसरा बेटा है। इसके बाद है वहां पर जब वे उनके घर पर गए, तो इनकी पत्नी उनसे, जब बाबू श्यामलाकांत जी की पत्नी वहां पर आई, तो उनकी 3 छोटी लड़कियां थी जो उसका पल्ला पकड़े हुए थे, और 2 छोटे बेटे थे। तो उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा उनकी पत्नी का वह देख करके लेखक स्तब्ध हो गए। तो 3 2 5 1 6 और 1 7 हो गए यहाँ पर।
और उसके बाद इनका जो ये है, एक और जो बेटा है उसका नाम है सुमंत। उनका जो एक और बेटा है उनका नाम है सुमंत। तो टोटल 3, 2, 5, एक 6 और एक 7 और एक 8। तो यहाँ पर इनके बाबू श्यामलाकांत जी के जो बच्चों की संख्या है वह है 8। इसको इसे ध्यान में रखिएगा, उनके बाबू श्यामलाकांत जी के बच्चों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है, बाबू श्यामलाकांत जी के किस बेटे को अभी तक नौकरी नहीं मिली है? तो बाबू श्यामलाकांत जी का जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है दीनानाथ। तो दीनानाथ को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, यह इसका उत्तर है कि दीनानाथ को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। अगले प्रश्न पर जाते हैं, बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। कितने दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गए थे? तो 15 दिन पहले। इस कथन के वक्ता और श्रोता है श्यामलाकांत जी की पत्नी और लेखक। प्रस्तुत निबंध बढ़ती हुई क्या आबादी के दृष्टिकोण से लिखा गया? देखिए, बढ़ती हुई आबादी ही इन सभी समस्याओं की जड़ है। यहाँ पर गंदगी की भी बात की गई है, बेरोजगारी की बात की गई है, प्रदूषण की बात की गई है। ये सभी कुछ नहीं होगा अगर आबादी पर नियंत्रण रहेगा। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, कौन है? तो बाबू श्यामलाकांत जी। लेखक को कहाँ जाना था? लेखक को हरिद्वार जाना था। नौकरी की तलाश में कौन भटक रहा था? नौकरी की तलाश में दीनानाथ भटक रहा था। रोजगार कार्यालय का अफसर नौकरी पाने के विषय में क्या बोला? तो रोजगार कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि किसे बताया? सबसे पहले इसने बताया दीनानाथ को। क्या बताया? कि जल्दी नौकरी पाने की उम्मीद मत रखना, उसने यह बात। अगला चैप्टर जो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ वो है दो कलाकार। दो कलाकार में हम जानते हैं कि दो सखियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और उनके अलग अलग जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। तो इसकी लेखिका है श्रीमती मन्नू भंडारी जी। और इसमें पहला प्रश्न है कि अरुणा और चित्रा के बीच में क्या संबंध है और उनके विचार कैसे हैं? तो आपके सामने दो ऑप्शंस है कि अरुणा और चित्रा बहुत अच्छी सहेलियां हैं, दोनों एक ही साथ पढ़ाई करती हैं, दोनों की सोच जीवन के प्रति अलग अलग है। चित्रा कला के प्रति समर्पित है और जीवन के रंगों को कैनवस पर उतारना चाहती है, जबकि अरुणा जीवन को जैसा है उसे सेवा भाव से पूरा करती है। अब इसमें ये जो दूसरा उत्तर दिया गया है, आपको देखना है कि ये उत्तर रेलेवेंट है या नहीं। तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। भिखारिन पेड़ के नीचे अक्सर बैठी रहती थी, लौटते समय चित्रा ने देखा कि वह मरी पड़ी है, उसके बच्चे उसकी ये करेक्ट है वो, मतलब चैप्टर के अनुसार। पर प्रश्न के अनुसार अरुणा और चित्रा के बीच में क्या संबंध है? अतः ऐसे अवसर पर चित्रा को लगा कि यह चित्र बनाने का सबसे उपयुक्त अवसर है और वह तुरंत उस दृश्य का रफ सा स्केच बना डालती। तो इसका सही उत्तर ये है, क्योंकि यह उत्तर से रेलेवेंट है। चैप्टर के अनुसार ये चैप्टर में ये बातें लिखी है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार यह उत्तर हमारा रेलेवेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए इस बात कि अरुणा और चित्रा के बीच में क्या संबंध है। अरुणा और चित्रा बहुत अच्छी सहेलियां हैं, दोनों एक ही साथ पढ़ाई करती हैं, दोनों की सोच जीवन के प्रति अलग अलग है। चित्रा कला के प्रति समर्पित है और जीवन के रंगों को अपने कैनवस पर उतारना चाहती है, जबकि अरुणा जीवन को जैसा है उसे सेवा भाव से वह पूरा करती है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है कि दो कलाकार कहानी के माध्यम से कहानीकार ने क्या शिक्षा दी है? तो दो कलाकार मन्नू भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन में एक सच्चे कलाकार की क्या पहचान होती है। दोनों ही सहेलियां अलग अलग रास्ते पर चलती हुई आगे बढ़ती हैं, और एक प्रसिद्धि और धन कमा रही है और दूसरी आत्म संतोष कमा रही है। इनके माध्यम से मन्नू भंडारी जी ने समझाना चाहा है कि परोपकार का जीवन जीने वाला मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है। यानी मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, और वही जीवन का सच्चा कलाकार है। इस रूप में अरुणा सार्थक कलाकार के रूप में हमारे सामने आती है। तो शिक्षा यानी ये जो दूसरा ऑप्शन बी है, यह शिक्षा दी गई है। तो भिखारिन पेड़ के नीचे अक्सर बैठी रहती थी, लौटते समय चित्रा ने देखा कि वह मरी पड़ी है, उसके बच्चे। तो पाठ में ये डिस्क्रिप्शन है, पर कहानीकार ने शिक्षा क्या दी है उसके अनुसार यह करेक्ट है। तो आप यह ना सोचो कि यह सिर्फ एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरा पाठ समझाने का यहाँ प्रयास किया गया। चित्रा क्या सुनकर हैरान रह गई थी? जब अरुणा ने चित्रा को यह बताया कि ये बच्चे वही उसी भिखारिन के बच्चे हैं, तो वह यह सुनकर अवाक रह गई। अरुणा ने बच्चों को यह भी बताया, यह आपकी मौसी हैं और बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं।
तो चित्रा इन बातों को सुन करके हैरान रह गई थी। ये डिस्क्रिप्शन भिखारिन पेड़ के नीचे अक्सर तो एकदम अलग ही डिस्क्रिप्शन है। लौटते समय चित्रा ने देखा कि वह मरी पड़ी है, उसके बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। तो ये अलग है। तो यह उत्तर यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यह करेक्ट है। भिखारिन कहाँ बैठी रहती थी और चित्रा ने क्या देखा? तो भिखारिन पेड़ के नीचे अक्सर बैठी रहती थी। लौटते समय चित्रा ने देखा कि वह मरी पड़ी है, उसके बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। तो ये यहाँ पर यह डिस्क्रिप्शन सही है। भिखारिन तो गर्ग स्टोर के पास में जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे वो अक्सर बैठ गर्ग स्टोर यहाँ पर नहीं लिखा गया, पर याद रखिए अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको गर्ग स्टोर लिखना चाहिए यहाँ पे। और ये उत्तर यहाँ पर गलत है। अरुणा कला को निरर्थक मानती थी, उसे कला तो ये अरुणा ये प्रश्न कैसा हुआ कि अरुणा के अनुसार चित्रा की कला कैसी थी? तो यह उत्तर हो सकता था कि अरुणा कला को निरर्थक मानती थी, उसे कला बेकार की बात लगती थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे जो कला किसी के आदमी के काम ना आए तो वह बेकार है। तो कला के प्रति अरुणा के क्या विचार थे? तो ये जो हमने अभी भी पढ़ा है वो यह आंसर है। अरुणा कला को निरर्थक मानती, निरर्थक मतलब मीनिंगलेस। उसे कला बेकार की बात लगती थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर चित्रा इन चित्रों को बना रही है तो उसका क्या फायदा, क्या उसके इससे क्या लाभ क्या है किसी को भी। उसे ऐसा लगता था कि जो कला किसी आदमी के काम ना आए ऐसी कला निरर्थक है, ऐसी कला बेकार है। चित्रा ने बंदर उन बच्चों को कहा जो कि अरुणा को पढ़ाने के लिए बुलाने आए थे। चित्रा का जीवन का लक्ष्य एक महान चित्रकार बनता था। वह संवेदनहीन लड़की थी। वह प्रायः अरुणा का मजाक उड़ाया करती थी और यह भी कहती थी। तो हमारा यहाँ जो उत्तर है वो ये ए। और ये पाठ के अनुसार अगर सपोज यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि अरुणा को जो बच्चे अरुणा जिन बच्चों को पढ़ाती थी या अरुणा के कार्य के प्रति चित्रा के क्या विचार थे, तो वह अरुणा का अक्सर मजाक बनाती थी। वह कहती थी कि वह उसका एक दिन ऐसा चित्र बनाएगी जिसमें कि वह उसे एक महान समाज सेविका साबित करेगी। तो ये सब उसे वह कहती थी। फिर मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही। उपयुक्त अवतरण की वक्ता और श्रोता का परिचय दे। आपको एकदम पाठ के आरंभ में याद होगा कि चित्रा ने एक चित्र बनाया था और वह एकदम अधीर हो गई थी अपने उस चित्र के बारे में फीडबैक सुनने के लिए कि वह चित्र कैसा है, कितना अच्छा है, कितना खराब बना है। तो उसने सोती हुई अरुणा को झकझोर दिया, एकदम झकझोर करके उसे जगा दिया और उसने अपने चित्र के बारे में पूछा। तब ऐसी स्थिति में अरुणा ने ये सब उत्तर में ये बातें की थी। तो उपयुक्त अवतरण की वक्ता अरुणा और श्रोता चित्रा है। ये दोनों अभिन्न सहेलियां हैं। अरुणा और चित्रा पिछले 6 वर्षों से छात्रावास में एक साथ रहते हैं। चित्रा एक चित्रकार है और अरुणा को लोगों की सेवा करने में आनंद मिलता है। अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, चित्रा एक चित्रकार और अरुणा उसके मित्र। अभी अभी कुछ समय पहले उसने एक चित्र पूरा किया था जिसे वो अपने मित्र अरुणा को दिखाना चाहती थी, इसलिए चित्रा ने अरुणा को नींद से जगा दिया। तो यहाँ अगर प्रश्न होता कि अरुणा ने चित्रा को नींद से क्यों जगा दिया, तो फिर आपका यह उत्तर सही होता। यहाँ पर यह आपका यह उत्तर यहाँ पर सही होता। तो अगर प्रश्न होता कि चित्रा ने अरुणा को नींद से क्यों जगा दिया, तो फिर आप ये बी ऑप्शन आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते। पर प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है अवतरण की वक्ता और श्रोता का परिचय दीजिए। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर भले ही एमसीक्यू की तरह से आपके सामने यह प्रस्तुत किया गया है, पर अपने आप में ये सारे अपने आप में पूरा उत्तर है। ये कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो संदर्भ मतलब किस सिचुएशन के अवसर पर, किस स्थिति में यह प्रस्तुत कथन कहा गया है। तो चित्रा एक चित्रकार है, अरुणा उसकी मित्र। अभी अभी कुछ समय पहले उसने एक चित्र पूरा किया था जिसे वह अपने मित्र अरुणा को दिखाना चाहती थी, इसलिए चित्रा ने अरुणा को नींद से जगा दिया। नहीं, प्रश्न अगर होता कि अरुणा को नींद से किसने जगाया, क्यों जगाया, तो यह उसका उत्तर सही होता। अब इसे हम पढ़ते हैं कि चित्रा चाय पर अरुणा का इंतजार कर रही थी। इतने में अरुणा का आगमन होता और चित्रा उसे बताती कि उसके पिता का पत्र आया है जिसमें आगे की पढ़ाई के लिए उसे विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। उस समय आपसी बातचीत के दौरान अरुणा चित्रा से उपर्युक्त कथन कहती है। ये करेक्ट है यहाँ पे। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये मैं है, यहाँ पर ये मैं का स्पेलिंग इस तरह से होगा, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तो ये किसने कहा था, यह कौन है इसको इसे कहने वाला? तो यह कहने वाला है अरुणा। कैसी मौसी है, प्यार तो कर। तो ये कहने वाला कौन है? ये भी कहने वाली वाली जो स्त्री है वह है अरुणा। मेरे बच्चे हैं और किसके? आपको याद होगा जब चित्रा ने पूछा कह रहे ये किसके बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तो उसने कहा मेरे बच्चे हैं और किसके।
तो बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, व्यवहारिक सी बात है कि अभी 2 ही 3 साल तो हुए उसे वहां जाकर के, ये 8 साल 10 साल के बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो यह कथन मेरे बच्चे हैं और किसके? यह अरुणा ने कहा था। कुछ नहीं, जैसे ही उसने कहा, जैसे जब उसने इसके बाद पूछा कि ये बच्चे किसके हैं, तब अरुणा ने कहा कि उसने उन चित्रों पर हाथ रख दिया कि जिन बच्चों के चित्र तूने बनाए और कागज पर निर्जीव चित्र बनाकर उन निर्जीव चित्रों में तुमने रंग भरा, उन्हीं बच्चों को अपनाकर मैंने उन बच्चों की जिंदगी में रंग भर दिया। तब उसने यह कहते हुए उसने उस चित्र पर जब हाथ रख दिया और कहा कि हाँ ये बच्चे हैं, तब उसने कहा, किसने कहा? ये चित्रा ने कहा, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि कब कहती है यह वाक्य, आप अगर पेज नंबर 69 में देखेंगे तो चित्रा से अरुणा पूछती है क्या सोच रही है। जब अरुणा ने अपनी उंगली दोनों बच्चों के वाले चित्र पर रख दी, यही वे दोनों बच्चे हैं कहा, तब क्या चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। और जब अरुणा ने पूछा क्या सोच रही है, तब चित्रा कहती है कि कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि कौन बड़ा कलाकार है, मैं या तुम, जिसने कागज में रंग भरा या जिसने जीवन में रंग भर दिया। तो यह कथन है चित्रा का। अगले प्रश्न पर आते, यह सचमुच के बच्चे हैं? ये बालिका पूछ रही थी। किससे पूछ रही थी बालिका? चित्रा से पूछ रही थी बालिका। बालिका चित्रा से पूछती कि मौसी, क्या ये सचमुच के बच्चे हैं? यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दे दी। यही वह तस्वीर है जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दे दी। कौन कह रहा है ये कहने वाली है चित्रा। तो वो अनाथ शीर्षक वाले चित्र की ओर इशारा करके बताती है कि यही वह चित्र है जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दे दी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपके काम आएगा, और सिर्फ इसे आप एमसीक्यू के तौर पर ना सोचें, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा में एमसीक्यू हिंदी में है ही नहीं। ये आपने देखा होगा कि प्रश्नों का प्रकार इस तरह का है कि आपको एमसीक्यू से ज्यादा ये सब्जेक्टिव वे में ये काम आएगा। तो इसे जरूर आप लिखिए और लिखित अभ्यास कीजिए। नमस्ते।